डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई अप्रोक्सीमेटली अपने को लगेगा 1 घंटा टू कंप्लीट दिस। सर डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई होता क्या है, जब भी हम लोग 5 हेड्स ऑफ इनकम्स ऐड करते हैं, we will get one amount, that is gross total income. Whatever gross total income I will get, I will be able to claim chapter 6A deductions. चैप्टर 6A डिडक्शंस में काफी सारे एक्सपेंडिचर्स और काफी सारी चीजों का हम लोगों को डिडक्शन मिलता है, एंड वंस आई रिड्यूस देम आई विल गेट नेट टोटल इनकम। नाउ ये जो हम लोग डिडक्शन लेते हैं, दीज डिडक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, इट कैन बी एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन और इट कैन बी इनकम बेस्ड डिडक्शन। मेनली मेजरली जो तुम लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, दैट विल बी एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन। सी ओके, आई विल रिफ्रेज दिस, ऐसा नहीं बोल रहा कि एग्जाम में एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम जो डिडक्शन तुम लोगों को है, दीज आर एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शंस, एंड इनकम बेस्ड डिडक्शन तुम लोगों को 4 एप्लीकेबल होते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन का सबसे पहला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 80C। 80C में बोला है, इफ यू मेक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स, अगर तुम लोग ने स्पेसिफिक चीजों पे इन्वेस्टमेंट किया तो हम लोग तुझे डिडक्शन दे देंगे। यू स्पेंड द अमाउंट यू गेट द डिडक्शन, यू स्पेंड द अमाउंट यू गेट द डिडक्शन। सो किधर स्पेंड किया, देखो सबसे पहले एलिजिबल असेसी 80C का अगर मुझे डिडक्शन चाहिए तो मुझे आई शुड बी एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। मैं एक इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए। कंपनी के केस में 80C का डिडक्शन नहीं मिलता है। फर्म के केस में आई विल नॉट गेट द डिडक्शन फॉर 80C। परफेक्ट सर, 80C का मैक्सिमम डिडक्शन कितना होगा? मैक्सिमम डिडक्शन फॉर 80C इज गोइंग टू बी 1,50,000। लेट्स सी कि 80C में कौन से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। सबसे पहला इज LIC प्रीमियम। अगर मैंने LIC प्रीमियम खुद के लिए लिया हो, LIC प्रीमियम खुद के लिए पे किया हो, तो आई विल गेट द डिडक्शन अंडर 80C। अगर मैंने LIC प्रीमियम मेरे स्पाउस के लिए पे किया हो या फिर मेरे चिल्ड्रन के लिए पे किया हो, आई विल गेट द डिडक्शन फॉर 80C। नाउ इधर पेरेंट्स नहीं आते। स्पेसिफिकली मैं तुम लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, पेरेंट्स इधर फॉल नहीं होते, तो ये चीज याद रखना। अगर मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए LIC का प्रीमियम पे किया होगा दोस्तों, आई विल नॉट गेट द डिडक्शन फॉर दैट। बट अगर चिल्ड्रन के लिए किया होगा, बी इट बी नॉट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, दैट एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर। ओके, ठीक है। अगर HUF होगा और एनी मेंबर के लिए किया होगा तो भी उनको डिडक्शन मिल जाएगा। परफेक्ट। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा इफ द पॉलिसी इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1/4/2012। इफ द पॉलिसी इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1/4/2012, आई विल गेट द डिडक्शन। जो भी मैं प्रीमियम पे करूंगा, जो पॉलिसी लिया है प्रायर टू 1/4/2012 में, फॉर एग्जाम्पल 2010 में पॉलिसी लिया है, बराबर, वो 2010 का अभी भी मैं प्रीमियम भरता हूं, वो भी प्रीमियम भरूंगा, दैट अमाउंट और 20% ऑफ द सम अश्योर्ड और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसका मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों? डिडक्शन मिल जाएगा। इफ द पॉलिसी इज अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2012, ऑन और आफ्टर, देन प्रीमियम पेड और 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू का मुझे विच एवर इज लोअर का मुझे क्या मिलने वाला है दोस्तों? डिडक्शन मिलने वाला है। अगर मैं अगर हैंडीकैप्ड रहूंगा, हैंडीकैप्ड मतलब क्या? अगर मुझे कुछ डिसेबिलिटी हुआ है अंडर सेक्शन 80U, या फिर मुझे कुछ स्पेसिफाइड डिसीज हुआ है अंडर सेक्शन 80DDB, in this case मेरे लिए दो डिडक्शन इज गोइंग टू बी ओके, एंड पॉलिसी इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2013। ऑन और आफ्टर 1/4/2013 पॉलिसी लिया है, एंड 80U या 80DDB का अगर मुझे डिडक्शन, अगर मुझे डिसेबिलिटी हो या स्पेसिफाइड डिसीज हो, मेरे लिए द डिडक्शन इज गोइंग टू बी जितना भी प्रीमियम पे किया और 15% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। एकदम बराबर। सर व्हाट विल बी द केस इफ आई एम फॉलिंग अंडर डिसेबिलिटी दैट इज 80U का, एंड मैंने पॉलिसी लिया है बिटवीन 1/4/2012 टिल 31/3/2013। सर ये केस में क्या होगा? मुझे 15% का पॉलिसी वैल्यू का डिडक्शन मिलेगा क्या? मतलब 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू का डिडक्शन मिलेगा क्या? सो प्लीज समझो, 1/4/12 के पहले अमाउंट 20% और प्रीमियम पेड था। 1/4/12 के बाद इट वाज 10%। बट अगर तुम फॉल हो रहे हो 80U और 80DDB में, और वो 1/4/13 के बाद चालू होता है, देन इन दैट केस उसमें 15% लग जाएगा। बट कहने से अगर मैं हैंडीकैप टू, और अगर फाइनेंशियल ईयर 12-13 में अगर मैंने पॉलिसी लिया होगा, फॉर मी द डिडक्शन इज गोइंग टू बी व्हाट? 10% ओनली। याद रखना, बिकॉज 2013 के बाद
मुझे 15% का बेनिफिट मिलता है। परफेक्ट, ये प्लीज चीज याद रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। अभी मैं तुम लोगों को थोड़ी चीजें मैं मार्क करके दूंगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीसी के पॉइंट में। देखो, अगर मैंने पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, पीपीएफ में मेरे खुद के लिए, मेरे स्पाउस के लिए, मेरे चिल्ड्रन के लिए, आई विल गेट द डिडक्शन फॉर दैट। सुपर। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मतलब याद होगा तो हम लोग ने सैलरी के चैप्टर में देखा था ये डिडक्शंस। सैलरी के चैप्टर में जो भी प्रैक्टिस बैच, रेगुलर बैच से हम लोग ने एक ऐसे टेबल बनाया था, टेबल मतलब एक डायग्राम बनाया था। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, अगर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है एसपीएफ या आरपीएफ में, उनको क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। तो दिस इज योर सेकंड पॉइंट। अगर मैंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया है तो उसका भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, वो पहले आईएफओएस में टैक्स हो जाएगा, इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, और उसका ही मुझे क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब मैंने जो इन्वेस्ट किया है एनएससी में, वो तो डिडक्शन मिल ही जाएगा, उससे जो इंटरेस्ट आया है वो फर्स्ट इनकम में ऐड होगा, और उसका भी मुझे क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ एनएससी। बराबर, एकदम प्रॉपर, एकदम ओके। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन। अभी देखो, मैंने कुछ हाउसिंग लोन लिया है। क्या लिया है? हाउसिंग लोन लिया है। अगर मैंने बैंक से हाउसिंग लोन लिया है, इधर एटीसी के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट का डिडक्शन मिलता है दोस्तों। किसका मिलता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट का डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट का नहीं मिलता है। तो ये प्लीज मार्क करके रखना पॉइंट। ओके। उसके बाद अगर मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है इन अ शेड्यूल्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस, जिसका ईयर मतलब कौन से ईयर के लिए किया है? 5 years और मोर, 5 years और मोर के लिए किया होगा, देन इन दैट केस मुझे उसका एटीसी के अंदर दोस्तों डिडक्शन मिल जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन के केस में प्रिंसिपल, फिक्स डिपॉजिट होगा तो 5 years और मोर। ओके। ट्यूशन फीस पे किया फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ट्यूशन फीस पे किया फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अभी देखो, मेरे छोटे 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 बच्चे हैं मेरे, तो मेरे 2 अगर बच्चे होंगे तो मुझे फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया का मुझे क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। सी, जिधर जिधर छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, उधर उधर मैं रुक कर तुम लोगों को बता रहा हूं कि भाई रीपेमेंट ऑफ लोन के केस में प्रिंसिपल का मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट के केस में 5 years और मोर होगा तो मिल जाएगा, ट्यूशन फीस होगा तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होना चाहिए, और एजुकेशन इंडिया में ही होना चाहिए। दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम लोगों को दिख भी जाएगा ना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा भाई ये एटीसी है करके, राइट। बाकी सब तुम लोग रीड कर सकते हो। एक चीज है, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है वो भी एक याद रखना, जो गर्ल चाइल्ड के लिए बेसिकली जो मैंने डिपॉजिट करता हूँ सुकन्या समृद्धि स्कीम में, उसका भी मुझे डिडक्शन मिल जाता है। अंडरस्टैंडिंग? नो प्रॉब्लम। तो ये प्लीज 3 चीजें मार्क करके रखना, मैंने तुम लोगों को मार्क करके रखी है, एंड सुकन्या समृद्धि स्कीम भी मार्क करके रखना। बाकी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा एटीसी कौन सा है। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 80CCC। 80CCC बात करता है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ एलआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनी। जब भी स्टूडेंट एलआईसी पढ़ता है ना, वो एटीसी ही मानता है कि भाई ये एटीसी ही होगा। ना 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 ना, 80CCC में स्पेसिफिकली पेंशन फंड का बात किया है। पेंशन फंड, कभी भी वो पेंशन फंड होगा ना दोस्त, वो पेंशन फंड हमेशा 80CCC में टैक्स होगा, याद रखना। ठीक है, अदरवाइज होता है क्या, लोगों को समझता है कि ये डिडक्शन मिलना चाहिए, बट वो एटीसी लिख के आता है, गलत है, नहीं मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 80CCC स्पेसिफिक सेक्शन है, और 80CCC के अंदर भी उन्होंने कितना डिडक्शन दिया है दोस्त? 1,50,000 का डिडक्शन दे दिया। सो अभी तक हम लोगों के 2 सेक्शंस हुए, सेक्शन नंबर 80C हुआ और सेक्शन नंबर 80CCC हुआ। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 80CCD। 80CCD में बोला है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना और नेशनल सेविंग स्कीम। ठीक है, इन दिस केस अगर तुम लोग ने खर्चा किया है, प्लीज सब लोग इधर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने अगर इधर खर्चा किया है पेंशन स्कीम में, देन इन दैट केस प्लीज ध्यान रखो, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं एम्प्लॉय खुद खर्चा कर रहा हूं मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए, एज एन इन्वेस्टमेंट। सो कैन आई से इफ आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय, इफ आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय, मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? मैंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, मैंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? सैलरी मतलब बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। इधर बीडी मारने वाले को टेक केयर नहीं बोलेंगे, इधर टेक केयर नहीं है, मतलब टर्नओवर कमीशन नहीं है, इधर 2 ही चीज है, बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। बट कभी कभी हो सकता है कि मैं पेंशन फंड में डाल रहा हूं और आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, मेरे केस में आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई डोंट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर एनीबडी,
सो मैं जब भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, इन माय केस जब मैं कंट्रीब्यूशन किया है और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। ओके सर, 80 CCD 1 इज माय कंट्रीब्यूशन। अभी 80 CCD 2 का बात करते हैं, जिधर 80 CCD 2 में बोला है एम्प्लॉयर मेरे लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाई, एम्प्लॉयर मेरे लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। इफ एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर मी, in this case, first of all, can I say this is a benefit that employer is contributing for me? Yes. अगर एम्प्लॉयर मेरे लिए बेनिफिट दे रहा है, सो डोंट यू थिंक परक्विजिट में पहले टैक्स होना चाहिए? एब्सोल्युटली राइट। तो जो भी एम्प्लॉयर मेरे लिए कंट्रीब्यूट करेगा, फर्स्ट अंडर सेक्शन 17 वो मेरे इनकम में ऐड हो जाएगा, जो भी पैसा मिलेगा वो। और जो भी पैसा मिलेगा मतलब मुझे जो भी बेनिफिट मिलेगा मेरे लिए, उसने जो भी कंट्रीब्यूट किया विल फर्स्ट बी एडेड टू माय इनकम, एंड देन मैं 80 CCD 2 के अंदर डिडक्शन ले लूंगा। सो डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, और 10% ऑफ द सैलरी, सेम चीज, दोनों में डिडक्शन इज द सेम। 10% ऑफ सैलरी किसका? ऑफकोर्स एम्प्लॉई का। सो बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, बराबर। और अगर यही एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगा, तो लिमिट इज गोइंग टू बी व्हाट? 14% इंस्टेड ऑफ दिस 10%। एक नंबर भाई, एक नंबर। अभी तक हम लोग ने 3-4 सेक्शंस देखे। सेक्शन नंबर 80C, सेक्शन नंबर 80CCD, सॉरी CCC, सेक्शन नंबर 80 CCD 1 एंड सेक्शन नंबर 80 CCD 2, बराबर। 80C नॉर्मल था 150, इसमें भी 150। 80 CCD 1 पेंशन स्कीम है, 80 CCD 2, ओके, 80 CCD 1 में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन का पेंशन स्कीम है, एंड 80 CCD 2 में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का पेंशन स्कीम है। एकदम मस्का। ओके, ये अपना 80 CCD कंप्लीट होता है। अभी मैं तुम लोगों को और एक चीज बोलता हूं, सेक्शन नंबर 80 CCD 1B, दैट इज एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000 रुपीज अलाउड अदर देन कंट्रीब्यूशन कवर्ड अंडर 80 CCD 1। एक एग्जांपल लेते हैं। 80 CCD 1 का तुम लोग मुझे बताओ डिडक्शन कितना मिलता है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। मेरा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था 1,88,000। 10% ऑफ सैलरी कम्स टू 1,44,000। मतलब कैन आई से दैट 80 CCD 1 के अंदर मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? 80 CCD 1 के अंदर मुझे डिडक्शन मिलेगा 1,44,000। 1,44,000 का 80 CCD 1 के अंदर मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया था? 1,80,000 कंट्रीब्यूट किया था। मुझे कितना मिला 80 CCD 1 के अंदर? मुझे 80 CCD 1 के अंदर मिला सिर्फ 1,44,000। What is that amount which I could not utilize under 80 CCD 1 जो मैंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है? मेरे कंट्रीब्यूशन का 144 का तो ठिकाना लग गया, पर मेरे कंट्रीब्यूशन का 36,000 का अभी तक ठिकाना नहीं लगा है। और ये जो 36,000 है ना, ये 36,000 के लिए उन्होंने और एक रूम खोल दी मेरे लिए, और उन्होंने बोला जो 36,000 जो नहीं यूज कर पाया 80 CCD 1 के अंदर, हम लोग तुझे एडिशनल डिडक्शन दे रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 रुपीज। मतलब जो तू 80 CCD 1 में यूज नहीं कर पाया, यू कैन टेक दैट अमाउंट अप टू 50,000 एंड गिव इट इन द 80 CCD 1B, right? So this is the additional benefit which is available to me over and above, or this is an extension of 80 CCD 1 which I could not utilize in 80 CCD 1, take it in 80 CCD 1B and take additional 50,000 का deduction. I hope everybody is crystal clear with this part. After that बात करते हैं 80CCC पेंशन फंड, 80 CCD 1 जो पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, वो तीनों मिला के द लिमिट इज व्हाट? 1,50,000। इंडिविजुअल लिमिट्स भी 150 है, 80C का 150 है, 80CCC का 150 है, बट सब मिला के भी कितना है? 1,50,000 है। अभी तक कौन से सेक्शन देखे? सब लोग इधर देखना। अभी तक सेक्शन देखे, सेक्शन नंबर 80C, सेक्शन नंबर 80CCC, सेक्शन नंबर 80 CCD 1, सेक्शन नंबर 80 CCD 2 एंड सेक्शन नंबर 80 CCD 1B, सुपर एंड 80CCE। बात करते हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन का 80D। मार्क दिस पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 80D मतलब मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए खर्चा किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए खर्चा किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए खर्चा किया है, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया है। सबसे पहले याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं दैट डोंट बी एन एवरेज पर्सन। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये मत करना कि हाँ इसमें 25,000 है, 50,000 मिल जाएगा। मुझे मालूम है, तुम लोगों को ये मालूम है, मैं तुम लोगों को ये रिवाइज करवाने नहीं आया हूं कि तुम लोगों को मालूम है ना 25,000 है, तुम लोगों को मालूम है ना 50,000 है, वो तो तुम लोगों को मालूम है। मेरा इधर क्या फायदा है? मुझे तुम लोगों को बताना है कि भाई देखो, इसके एलिजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज अपना इंस्टीट्यूट आजकल एलिजिबिलिटी को टेस्ट करता है कि तुम लोगों को एलिजिबिलिटी मालूम है कि नहीं एटीडी का। ये अवेलेबल होता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। मैंने किसके लिए खर्चा किया तो डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मैं इंडिविजुअल रहूंगा तो मैंने खुद के लिए खर्चा किया मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल प्रीमियम का, तो हिमसेल्फ हो सकता है, देन स्पाउस हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है। इसमें एक मिनट रुको, हिमसेल्फ स्पाउस फाइन, वो एटीसी में भी था। पेरेंट्स के केस में वो मेरे पे डिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट ना हो, हम लोग ने अपने पेरेंट्स के लिए खर्चा किया होगा, मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। वो मेरे पे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, डज नॉट मैटर। बट जब भी चिल्ड्रन का बात करते हैं, वो क्या होता है, डिपेंडेंट होने चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। और मोड क्या होना चाहिए, कभी एचएफ के केस में एनी मेंबर के लिए किया। मोड क्या होना चाहिए, मोड इज, तू जब भी एटीडी का डिडक्शन देखेगा ना, तभी इट शुड बी इन एनी मोड अदर देन कैश। हैव दे मेंशन्ड अबाउट अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम? ना ना ना, इधर उन्होंने अदर देन कैश बोला है। ठीक है, बट एक चीज कैश में हो सकती है, दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं पूरा का पूरा जो अगर मैंने खर्चा किया है, समझ, मैंने खर्चा किया है खुद पे, मतलब माई सेल्फ बोलता हूं मैं इसको। उसके बाद मैं बोलता हूँ स्पाउस के लिए खर्चा किया है। उसके बाद मैं बोलता हूँ चिल्ड्रन के लिए खर्चा किया है। उसके बाद मैं बोलता हूँ पेरेंट्स के लिए खर्चा किया है। अभी पेरेंट्स को थोड़ा सा मैं अलग रखता हूँ, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। अभी मैं दो बाइफर्केशंस करता हूँ, दो ग्रुप्स बनाता हूँ। सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन का एक ग्रुप, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स का अदर अदर दूसरा। सो मुझे मेडिकल प्रीमियम मैंने खर्चा किया मेरे पे, मेरे स्पाउस पे और मेरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे। एक कैटेगरी, मतलब सब में मिलाऊंगा, मेरा खुद का प्रीमियम, मेरे चिल्ड्रन का एंड डिपेंड स्पाउस का, बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में इन्वेस्ट किया या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे डाल दिया। टोटल मुझे तीनों का मिला के कितना डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 25,000। ओनली 25,000 का दोस्तों मुझे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन मिलने वाला है, सबका मिला के, राइट। अगर मैं सीनियर सिटीजन रहूंगा तो मुझे एडिशनल 25,000 का क्या मिलने वाला है, डिडक्शन मिलने वाला है। इसका मतलब मैं सीनियर सिटीजन हूं, माय स्पाउस इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, माय चिल्ड्रन आर नॉट सीनियर सिटीजन, तो आई विल गेट टोटल 50,000 का लिमिट। कभी कभी होता क्या है मालूम है, ओके अभी मैं पेरेंट्स का भी बात करता हूं, ये मुझे 50,000 मैक्सिमम मुझे डिडक्शन मिल जाएगा अगर मैं सीनियर सिटीजन रहूंगा तो। अभी तो मैं, मुझे देख के तुम लोगों को लगता है मैं सीनियर सिटीजन हूं, ही नहीं, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं। मतलब मुझे कितना मैक्सिमम मिलता होगा अभी, 25,000, बराबर। अभी बात करते हैं मेरे पेरेंट्स का। मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए भी खर्चा किया है, किधर किधर खर्चा मुझे अलाउड है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए खर्चा किया है या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में किया तो मुझे उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। सो मुझे पेरेंट्स का ओवर एंड अबव माय डिडक्शन, मुझे पेरेंट्स का मेरा खुद का भी अलग से भी डिडक्शन मिल जाता है। सो मतलब मैं भी नॉन सीनियर सिटीजन, माय पेरेंट्स आर आल्सो नॉन सीनियर सिटीजन, तो मुझे मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, 25,000 एंड 25,000। अगर हम दोनों सीनियर सिटीजन है तो दोनों को 50,000, मतलब हम, मुझे दोनों का 50 एंड 50 का बेनिफिट मिल जाएगा। सो टोटल 1 लाख का टोटल बेनिफिट। सर ये ग्रुप जो है वो नॉन सीनियर सिटीजन का है, और मेरे पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो मेरे लिए लिमिट इज गोइंग टू बी 25 एंड पेरेंट्स के लिए द लिमिट इज गोइंग टू बी 50,000। एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। अभी कोई भी सीनियर सिटीजन होता है ना, तभी प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई कोई लोगों को, सीनियर सिटीजन को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं मिलता है ना। ये डिडक्शन देकर फायदा क्या, डिडक्शन पॉलिसी नहीं मिलता है तो वो लोगों के लिए, जिन लोगों को पॉलिसी नहीं मिलता है और जिनके पास पॉलिसी नहीं है और वो सीनियर सिटीजन है, जो सीनियर सिटीजन है और जिनके पास पॉलिसी नहीं है, दे कैन स्टिल क्लेम दिस डिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 सिंस दे आर सीनियर सिटीजन बाय क्लेमिंग मेडिकल एक्सपेंडिचर्स। उनको जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हुए ना, वो भी दिखा के वो लोग क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, राइट। बट उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन ये है दैट यू शुड बी अ सीनियर सिटीजन एंड यू शुड नॉट हैव अ पॉलिसी। तो इधर यू कैन टेक अ पॉलिसी एंड टेक दिस डिडक्शन, और अगर तेरे पास पॉलिसी नहीं है एंड यू आर अ सीनियर सिटीजन, यू कैन टेक द डिडक्शन फॉर द एक्सपेंडिचर। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, मेरे लिए एंड मेरे पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, एचयूएफ के केस में भी सेम है। अगर एचयूएफ ने अगर मेंबर्स के लिए खर्चा किया है तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का ही सिर्फ मुझे क्या मिल जाएगा, एचयूएफ को डिडक्शन मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन होंगे तो 50, सीनियर सिटीजन नहीं, सॉरी, हाँ सीनियर सिटीजन होंगे तो 50, नहीं होंगे तो 25। ओके, अभी याद रखना, मैंने तुम लोगों को बोला कि तुम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो कर सकते हो, दोनों को डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब मेरे भी ग्रुप को डिडक्शन मिल जाएगा
एट पेरेंट्स को भी डिडक्शन, पेरेंट्स के लिए भी किया तो भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, बट इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है डिडक्शन? टू द एक्सटेंट ऑफ 5000। 5000 के लिए दोस्त मैक्सिमम मेरा डिडक्शन हो सकता है, इसके ऊपर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन नहीं हो सकता। ओके, कभी कभी होता क्या है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मैं मोर देन 1 ईयर के लिए पे करता हूं लमसम, मतलब मैंने 3 साल के लिए टोटल मेडिकल इंश्योरेंस पे किया है 60,000 रुपीज का, 60,000 का मेडिकल इंश्योरेंस मैंने पे किया है 3 साल का। सो इन दिस केस विल आई गेट द डिडक्शन इन दिस फाइनेंशियल ईयर टोटली? अरे नहीं भाई, ये पूरा का पूरा डिडक्शन 60 का मुझे अभी नहीं मिलेगा, मुझे ये साल में 20 ऐसे मिलता जाएगा इक्वल प्रोपोर्शन में। बट कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है ऑन 1/7/2023 फॉर 3 इयर्स। सो 1/7/23 से 3 साल अगर मैंने किया, सो 36/2026 बराबर, और ये 3 साल का किया बराबर है, सो 3 इयर्स के लिए मैंने 60,000 रुपीज का प्रीमियम पे किया। तो मुझे ये साल में डिडक्शन कितना मिलेगा? मुझे ये साल में डिडक्शन मिलेगा कितना? 20,000 नहीं, मुझे देखना पड़ेगा ये पॉलिसी कितने फाइनेंशियल ईयर्स में रन हो रही है। ये पॉलिसी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रन हो रही है, ये पॉलिसी 24-25 में रन हो रही है, 25-26 में रन हो रही है, एंड 26-27 में रन हो रही है, विच मीन 4 इयर्स। सो मुझे जो डिडक्शन मिलेगा वो अपॉन 3 नहीं होगा, अपॉन 4 होगा। सो चारों साल में मुझे क्या मिल जाएगा दोस्त? डिडक्शन मिल जाएगा। एंड दिस इज योर सेक्शन नंबर 80D। अभी आगे काफी छोटे छोटे सेक्शंस है, सब लोग पूरा फोकस रखो आगे। अभी अभी तक कौन सा किया हम लोग ने? सेक्शन नंबर 80C, सेक्शन नंबर 80CCC, सेक्शन नंबर 80CCD1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, फर्स्ट इनकम में ऐड करो देन टेक अ डिडक्शन, 80CCD1B एंड 80CCE, ये हुआ। उसके बाद देखा 80D बराबर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 80DD, डिपेंडेंट रिलेटिव। आई होप सब लोग ने मेरा मेमोरी टेक्निक देखा है डिडक्शंस का, बहुत इजीली लोगों को याद हो जाएगा। 80DD, 80DD में क्या लिखा है? डिडक्शन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव ऑफ माइन, मैं तुम लोग के लिए खर्चा कर रहा हूं, जेब किसका फटा? मेरा फटा। एक्सपेंडिचर किसका हुआ? मेरा हुआ। किसके लिए हुआ? हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए हुआ बराबर। इन दिस केस मुझे फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा नॉर्मल डिसेबिलिटी का 75,000, एंड अगर सीवियर डिसेबिलिटी होगा, मतलब 80% और मोर डिसेबिलिटी है, वो सर्टिफिकेट मिल जाता है डॉक्टर का, तो इन दैट केस 1,25,000 होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इधर फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है मुझे 75 एंड 125 का। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट एकदम। और एक चीज ऐसी है कि सर डिपेंडेंट रिलेटिव एग्जैक्टली कौन होता है? डिपेंडेंट रिलेटिव होता है इंडिविजुअल के केस में स्पाउस। तुम लोग इमेजिन करो अपने केस में स्पाउस कौन तुम लोगों को चाहिए उसको इमेजिन करो, स्पाउस, ब्रदर, मेरा ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर एंड फादर, सब लोग इमीडिएट, करेक्ट है? स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर, फादर, ये मेरे डिपेंडेंट रिलेटिव होने चाहिए, ठीक है? एंड एचयूएफ के केस में एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। सो इफ यू से लीनियर असेंडेंट्स, वो नहीं इधर आते, इधर स्पेसिफिकली मदर फादर ही आते, ठीक है? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर इधर फॉल नहीं होते। अंडरस्टैंडिंग? तो ये तेरा 80D हो गया, फ्लैट 75 125। अभी आ जाओ 80U पे। 80U क्या है? 80U इज मैं खुद हैंडीकैप्ड हूं। मैं क्या हूं? मैं खुद हैंडीकैप्ड हूं, और मैं खुद पे खर्चा कर रहा हूं हैंडीकैप्ड पे। देन इन दैट केस मेरे लिए भी कितना फ्लैट डिडक्शन मिलेगा? 75,000 एंड 1,25,000। एक नंबर सर, एक नंबर। ये 80DD हुआ, ये 80U हुआ। अभी हम लोग बात करते हैं 80DDB पे। अगर तुम लोगों को रूल 11DD के अंदर लिखे हुए स्पेसिफाइड डिसीज अगर तुम लोगों को हुए हैं, एग्जाम में ये चीज दिया जाएगा, अगर रूल 11DD के अंदर हुए हुए स्पेसिफाइड डिसीज तुम लोगों को हुए हैं और उसके लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लगता है, और तुम लोग ने वो मेडिकल ट्रीटमेंट किया, वो किस पे किया होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल ने किया है फॉर सेल्फ, डिपेंडेंट रिलेटिव, ऊपर के सेम रिलेटिव्स आएंगे इधर, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स दोनों, ब्रदर सिस्टर, राइट? ऊपर का सेम,
अगर मैंने उनके लिए कुछ भी मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा किया हो स्पेसिफाइड डिसीज का, देन इन दैट केस मैंने जितना भी खर्चा किया, मैंने कितना खर्चा किया था, 3 लाख रुपीज का खर्चा किया था। दे सेड इफ जिसके लिए खर्चा किया है अगर वो एक सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, तो 3 lakhs और 40,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा, विच विल बी 40,000। अंडरस्टैंडिंग? अगर वो जिसके लिए खर्चा किया है वो अगर कोई सीनियर सिटीजन होगा, सो 3 lakhs और 1 lakh विच एवर इज लोअर कम्स टू 1 lakh का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है, ओके। अभी मुझे डिडक्शन ले लिया हम लोग ने। अभी क्या हुआ, मुझे मैंने जो मेडिकल ट्रीटमेंट किया था ना, मुझे कुछ इंश्योरेंस का पैसा मिला। मैंने कुछ खर्चा किया था, इंश्योरेंस क्लेम भी कर दिया, मुझे कुछ इंश्योरेंस का पैसा मिला। नाउ डू यू थिंक इट इज माय एक्सपेंडिचर? मैंने पहले खर्चा किया 3 लाख का, मुझे कुछ बाद में 20,000 रुपए मिला। तो अगर मुझे 20,000 रुपए मिला है, कैन आई से 20,000 इज नो मोर माय कॉस्ट, बिकॉज 20,000 आई गॉट इट बैक, राइट? सो दे सेड कि जो भी तुम लोगों को डिडक्शन मिल रहा है, जो भी तुम लोगों को डिडक्शन मिल रहा है, अभी हम लोग अज्यूम करते हैं जिसके लिए कंट्रीब्यूट किया है वो एक नॉन सीनियर सिटीजन है। सो कैन आई से डिडक्शन कितना मिला, 40,000 का डिडक्शन मिला, बराबर है। बट अगर मुझे कुछ भी इंश्योरेंस क्लेम वापस मिला होगा 20,000 रुपीज, तो एक मिनट, 20,000 रुपीज का अगर मुझे कुछ क्लेम मिला होगा, तो जो भी डिडक्शन मिलता है उसमें से मैं 20,000 माइनस करूंगा, एंड अल्टीमेटली आई विल गेट अ डिडक्शन फॉर 20,000 रुपीज। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट। ये तेरा 80 DD हुआ। एक मिनट, अभी तक क्या क्या देखा सब लोग चैट में मुझे बताना, अभी तक क्या क्या हम लोग ने देखा। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद ATC, 1,50,000 का फ्लैट डिडक्शन, मतलब फ्लैट नहीं, 1,50,000 तक का डिडक्शन। ATCCC इज पेंशन फंड, 80CCD1 दैट इज पेंशन स्कीम बाय एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड कोई होगा वो। 80CCD2 इज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद 80CCD1B is talking about additional 50,000. 80CCE is maximum 1,50,000. 80D is medical insurance 50-50 maximum. 80DD is dependent relative का 75-125. 80U that is मैं खुद handicap to 75-125. 80DDB is talking about specified disease का मैं खर्चा कर रहा हूं मेरे लिए या मेरे रिलेटिव के लिए, डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए, राइट? इसके लिए कितना, 40,000 और 1 लाख। Absolutely right. Superb. Let's move ahead with the next series of ATE. ATE के सीरीज के साथ हम लोग आगे जा रहे हैं, एंड ATE का सब पूरा जो सीरीज हम लोग देखेंगे वो पूरा सीरीज इंटरेस्ट ऑन लोन का बात करते हैं। तुम लोग ने लोन लिया है अलग अलग पर्पसेस के लिए, तो ये जो लोन तुम लोग ने लिया है वो लोन का तुम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एंड दिस इज योर एक्सपेंडिचर। ये जो हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का, वो सब ई के सीरीज में आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अलग अलग लोन, अलग अलग सेक्शंस। सबसे पहले मैंने लोन किसका लिया है, मुझे बाहर जाके पढ़ना है, इसके लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया है। एजुकेशन लोन जो लिया है फॉर द एजुकेशन इन इंडिया और मे बी आउटसाइड इंडिया। तो मैंने लोन लिया तो इंटरेस्ट पे किया होगा, ओके। मुझे जो भी इंटरेस्ट में पे करूंगा ना, वो सबका डिडक्शन मिल जाएगा फॉर 8 consecutive financial years। 8 consecutive financial years। Is there any limit on the amount? There is no limit on the amount. Absolutely no limit. बराबर है सर? What is the condition? The condition is deduction is allowed if the loan taken for the education is for self, spouse, children। मतलब मैं खुद के लिए खर्चा कर सकता हूं, स्पाउस के लिए खर्चा कर सकता हूं, चिल्ड्रन के लिए खर्चा कर सकता हूं, और एनी स्टूडेंट जिसका मैं खुद एक लीगल गार्जियन हूं, उनके लिए खर्चा कर रहा हूं। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। सो दो ही चीज तुम लोगों को याद रखनी है, एक मुझे 8 consecutive years का मिलेगा, और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो इट कैन बी फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड फॉर एनी स्टूडेंट, एंड दिस इज योर ATE, राइट? एजुकेशन कैन बी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ओके। नेक्स्ट सेक्शन है, ये कितना रेलेवेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव मुझे नहीं मालूम, पर इट इज स्टिल देयर। नाउ ATEE बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, ओके।
एक मिनट मैं उधर इधर एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ। एटीईई का बात करता हूँ मैं। एटीईई, एटीईई किसका बात करता है? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ओके, इसका क्या मिलता है सर? कितना डिडक्शन मिलता है? सब लोग इधर देखना। इतना इसका डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलता है मालूम है? मैक्सिमम डिडक्शन इज 50,000। इसके लिए जो लोन है वो लोन सैंक्शन होना चाहिए बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 16-17। इसका मतलब 1/4/16 से लेके 31/3/17, ये बीच में लोन सैंक्शन होना चाहिए। लोन किधर से लेना चाहिए? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज फाइन, दैट्स ओके। अभी ये चीज, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोन कितने का होना चाहिए? देखो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि भाई परचेस प्राइस शुड बी अप टू 50 lakhs एंड लोन अमाउंट शुड बी मैक्सिमम 35 lakhs। इसके ऊपर लोन तुझे नहीं मिल सकता। मैक्सिमम हाउस का लिमिट इज 50 lakhs। परचेस प्राइस 50 lakhs एंड लोन कितना है? लोन इज 35 lakhs मैक्स। ठीक है, तो तुझे 50,000 का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। सो दीज आर द कंडीशंस। ये कंडीशंस मेन कंडीशंस है तुम लोगों के। अल्टीमेटली हम लोग एक स्क्रीनशॉट निकालेंगे बाद में। अभी इधर सब फोकस करना। ठीक है, अभी मैंने कुछ लोन पे किया था, लोन लिया था, हाउसिंग लोन, बराबर है। अगर मैंने कुछ भी हाउसिंग लोन लिया था दोस्तों, तो मैंने कुछ 2,20,000 का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, सो 2,20,000 का इंटरेस्ट पे किया, मुझे तो 50,000 का ही मिलने वाला है डिडक्शन। सो गवर्नमेंट ने बोला सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन होगा, तो कहने से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माना जाएगा ये। तो इसका डिडक्शन पहले तुम लोग 24B के अंदर ले लो, 2 लाख रुपीज तक का। एंड उसके बाद बाकी कितना बचा? 20,000 रुपीज का। सो 20,000 रुपीज का डिडक्शन तुम लोग किधर ले सकते हो? एटीईई के अंदर ले सकते हो। राइट, ये मैक्सिमम 50,000 तक ले सकता हूँ। और यही चीज मैं अगर 2,70,000 इधर करता तो इधर मुझे डिडक्शन कितना मिलता है? एटीईई के अंदर, एटीईई के अंदर जो मुझे डिडक्शन मिलता, दैट इज गोइंग टू बी ओनली 50,000 रुपीज। 70,000 का नहीं मिलता। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट ऑफ एटीई। अभी तक ई सीरीज के दो सेक्शन हुए। सेक्शन नंबर एटीई हुआ एजुकेशन लोन, एटीईई हुआ दैट इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अभी और एक सेक्शन आता है, दैट इज सेक्शन नंबर एटीईई ए। क्या बोलता है वो? एटीईई ए। ये थोड़ा प्रेजेंटेशन गंदा हो गया है पर ठीक है। तुम लोगों के एग्जाम में जैसे निकालते हो वैसे निकालने का ट्राई कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या है? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000। लोन सैंक्शन कभी होना चाहिए? देखो 1/4/19 से लेके 4 फाइनेंशियल ईयर, उधर से लेके 4 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 20। ओके एक सेकेंड, इधर से लेके 3 फाइनेंशियल ईयर, सॉरी 3 फाइनेंशियल ईयर, माय बैड। 3 फाइनेंशियल ईयर, सो 1920, 2021, 21-22, 3 फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब 31/3/2022, 31/3/2020। परफेक्ट। अभी बात को समझो, इधर उन्होंने बोला है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होना चाहिए, इट हैज टू बी मैक्सिमम 45 lakhs। बेसिकली छोटे छोटे घरों पे उन्होंने बेनिफिट दे के रखा है, दैट्स इट। इधर कितना बेनिफिट होना, ये कितना होना चाहिए? 45 lakhs मैक्सिमम होना चाहिए। और इधर भी सेम, अगर मैं जो भी इंटरेस्ट पे करूंगा, से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इज 3 lakhs, तो पहले 2 लाख का जो इंटरेस्ट है वो 24B के अंदर डिडक्शन ले लो। बाकी 1 लाख बचा, वो 1 लाख तुम लोग किधर ले सकते हो? एटीईई के अंदर ले सकते हो। ये इसका तुम लोगों को अगर स्क्रीनशॉट बाद में लेना होगा तो तुम लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ये मेन कंडीशंस है। किससे लेना चाहिए वो सब कॉमन है भाई, कि किससे लोन लेना चाहिए। भाई लोन लेना चाहिए तो हाउ क्या बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना चाहिए। ये तो मेन चीज याद रखना, एप्लीकेबिलिटी वाइज सैंक्शन डेट याद रखना। ठीक है, ओके। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज एटीईईबी। ईईबी इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन। सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेस प्राइस पे मुझे डिडक्शन नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है। राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है। सो मैं इधर ही जाता हूं और ये जो पॉइंट है इसमें ये ऐड कर लेता हूं। क्या बोलते हो? करो ना सर, हम लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। देखो
अभी मैं इधर ही 80 ईईबी का बात करता हूँ। अपने को 5 मिनट ज्यादा लगेगा पर अच्छे से हो जाएगा अपना कंप्लीट, ठीक है ना। 80 ईईबी किसका बात करता है? ईवी का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर ईवी। ठीक है, गंदा हैंडराइटिंग है, सॉरी यार। इसमें भी कितना डिडक्शन मिलता है? 1,50,000। लोन सैंक्शन कभी होना चाहिए? 1/4/19 से लेके 4 फाइनेंशियल ईयर, मतलब कितना? 31/3/2023, 31/3/2023। ईईए 3 था, ईईबी 4 है, राइट। और इधर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000। इधर ऐसा कुछ नहीं है कि कितने का गाड़ी होना चाहिए करके, सिर्फ बैंक से, अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए। और एक चीज, अगर मैंने बिजनेस के लिए गाड़ी परचेस किया है, ईवी मैंने बिजनेस पर्पस के लिए गाड़ी परचेस किया है और उसके लिए लोन लिया है, डोंट यू थिंक वो लोन के इंटरेस्ट का मुझे पीजीबीबी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा? पीजीबीबी के अंदर मैं अगर डिडक्शन ले रहा हूं तो एटीईबी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब उन्होंने लॉ बना के ऐसे बोल दिया कि इफ द इंटरेस्ट का डिडक्शन इफ यू आर गेटिंग इन एनी अदर सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यू विल नॉट गेट अ डिडक्शन अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एटीईबी। एकदम बराबर है, परफेक्ट एकदम। अभी तक मजा आ रहा तो एक बार पटाट लाइक मारो यार, मां कसम डाल दो लाइक। ओके, एटीईबी भी खत्म। अभी ई सीरीज अपना खत्म हो गया। अभी सब लोग इधर देखना क्या क्या अभी तक किया। एटीसी किया, किया। एटीसीसीसी पेंशन फंड, एटीसीसीडी 1 एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, बाद में एटीसीसीडी 2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। दोनों में डिडक्शन का अमाउंट सेम है, लाइक डिडक्शन का फॉर्मूला। एटीसीसीडी 1 भी एक्स्ट्रा 50,000 दिया एटीसीसीडी 1 का। एटीडी किया, दैट इज मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल प्रीमियम। एटीडीडी किया, दैट इज 75/125 डिपेंडेंट रिलेटिव का। एटीयू किया, मैं खुद हैंडीकैप्ड हूं और और मैं खुद के लिए खर्चा किया है, तो 75/125 का मिल जाएगा। एटीडीडीबी याद करो, स्पेसिफाइड डिसीज का। एटीई 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन कैन बी इन इंडिया, एजुकेशन कैन बी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एटीईई हाउसिंग लोन, एटीईए हाउसिंग लोन। ऊपर का 16-17 में सैंक्शन होना चाहिए, नीचे का 19-20 से लेके 22 तक सैंक्शन होना चाहिए। 1,50,000 इसमें मिल जाएगा। एटीईबी में इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये इधर तक देख लिया भाई। अभी तक तुम लोगों के मुंह पे सेक्शंस होना चाहिए सब कुछ, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा ना रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर पॉइंट में, एटीजीजी के पॉइंट में। एटीजीजी थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वैसा पॉइंट है। रेंट पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ना। एटीजीजी में एक चीज समझना, जो जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, एम्प्लॉइज को तो एचआरए जो मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, उसका एग्जेम्पशन भी मिलता है। याद है क्या, हम लोग ने स्टोरी किया था सैलरी के केस में। तो हाउस रेंट अलाउंस का उनको एग्जेम्पशन मिल जाता है अगर वो एम्प्लॉय होगा तो, बराबर। बट अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं और मैं अगर रेंट पे करता हूं, अरे यार मुझे तो कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलता है। उधर एम्प्लॉय को तो काफी बेनिफिट मिलता है जो वो खर्चा करता है उसका। तो इनके वजह से उन्होंने एटीजी इंट्रोड्यूस किया और एटीजी में बोला कि भाई अगर कोई भी हाउस रेंट अलाउंस पे करता है या रेंट पे करता है, देन सॉरी रेंट पे करता है, उनको एटीजीजी के अंदर क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। पर वो बंदा ऐसा बंदा होना चाहिए उसको एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिला है एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन भी नहीं मिला है, बराबर। ओके, डिडक्शन कितना मिलेगा ये थोड़ा रट्टा है। 5,000 पर मंथ। सब लोग प्लीज एक बार चैट में लिख दो, सो दैट अभी के अभी तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। सब लोग चैट में लिख दो कि जो है वो तुम लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। 5,000 रुपीज पर मंथ, बराबर 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। बात को समझो, इसमें नो ब्रेनर है, इसमें इजी है। 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है सर? अभी तक तो हम लोग ने ग्रॉस टोटल इनकम सुना है। सो एडजस्टेड क्या होता है? सी, उन्होंने बोला नॉर्मल ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करो। पहले ग्रॉस टोटल इनकम सब एडलेस एडलेस करके जो भी है तुम लोग कंप्यूट करो। उसके बाद तुम लोगों के अंदर वो जीटीआई के अंदर अगर कौन से भी स्पेशल इनकम्स होंगे, मतलब क्या कैपिटल गेन का इनकम या फिर कैजुअल इनकम, वो प्लीज इनकम बाहर निकालो। जो ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग स्पेशल रेट्स के जो इनकम है वो क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। मुझे क्या मिल जाएगा? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा। मेरे 80 जी जी भी कंप्लीट हुआ। 80 जीजी के केस में 80 जी का अलग सीरीज है, 80 जीजी एक है, 80 जीजी ए है, 80 जीजी ए सिंपल है।
जैसे बिजनेस वालों को साइंटिफिक रिसर्च का 100% डिडक्शन मिलता है, सो अगर कोई बिजनेस वाला नहीं होगा तो उसको तो डिडक्शन मिलेगा नहीं साइंटिफिक रिसर्च का। इसके वजह से उसको एटीजीजीए अलाउ किया और उन्होंने बोला कि भाई जो लोगों को बिजनेस इनकम में डिडक्शन नहीं मिलता है ना, उनके लिए हम लोग एटीजीजीए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और तुम लोग ने अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा किया तो दोस्तों तुम लोगों को 100% डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा, और कैश में मैक्सिमम 2000 तक हो सकता है। मोर देन 2000 कैश में डोनेशन किया होगा तो डिडक्शन नहीं देंगे। ओके, एटीजीजी बी देखते हैं, एटीजीजी सी देखते हैं। ये दोनों सेक्शंस बात करते हैं डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। अगर एक इंडियन कंपनी डोनेशन करती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो फुल डोनेशन का इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर एटीजीजी सी के अंदर अगर अदर देन इंडियन कंपनी डोनेशन करती है तो फुल डोनेशन वो पर्सन को मिल जाएगा। बेसिकली दोनों केस में डोनेशन को डिडक्शन मिल जाएगा, जस्ट दैट अलग अलग सेक्शंस है। हम लोग ने एटीई का सीरीज में कौन सा देखा था? एटीई में एजुकेशन लोन, एटीई में हाउसिंग लोन 16-17 का, एटीई इमेजिन करो, सब कुछ अब इमेजिन करो। उसके बाद एटीईबी, ये पांच चार सेक्शंस हम लोग ने एटीई सीरीज में देखे थे। जी सीरीज में क्या क्या आता है? एटीजीजी रेंट पेड, याद है? उसके बाद एटीजीजी ए करो, इसमें आगे ए लगाओ, एटीजीजी बी लगाओ और एटीजीजी सी लगाओ। मां कसम 8 सेक्शन तो तुम लोगों के सामने रट्टा मारा तुम लोगों के। एटीजीजी रेंट पेड, जीजीए साइंटिफिक रिसर्च, जीजीबी पॉलिटिकल पार्टीज बाय इंडियन कंपनी, एंड जीजीसी इज अदर देन इंडियन कंपनी जो भी पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन देता है। बराबर। अभी हम लोग बात करते हैं आगे, दैट इज एटी जा जा आ, एटी जा आ, दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। ओके, एटी डबल जे डबल ए का डिडक्शन किसको मिलता है? एटी डबल जे डबल ए का डिडक्शन मिलता है जिनका जिनका टैक्स ऑडिट हुआ है। टैक्स ऑडिट हुआ है मतलब बड़े लोगों को मिलता है। 44 एबी के अंदर बड़े लोगों को डिडक्शन मिलता है। किसका डिडक्शन मिलता है? जो लोग न्यू एम्प्लॉइज हायर करेंगे, वो लोग जब भी न्यू एम्प्लॉइज हायर करेंगे उसका कुछ तो कॉस्ट लगेगा ना, एम्प्लॉय कॉस्ट। वो जो भी कॉस्ट होगा वो कॉस्ट का उनको डिडक्शन मिलना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है। बट गवर्नमेंट सेज दैट ये जो कॉस्ट है, जो न्यू एम्प्लॉइज हायर किए हैं उनका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। पर भाई उन्होंने बोला है एक ही साल में हम लोग पूरा कॉस्ट का डिडक्शन नहीं देंगे, हम लोग ये जो डिडक्शन देंगे वो 3 साल में देंगे। मतलब 30% इन द करंट ईयर, 30% इन द नेक्स्ट ईयर एंड 30% इन द उसके नेक्स्ट ईयर। अंडरस्टैंडिंग? तो इसके वजह से तुम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा होगा? अभी तक पढ़ा होगा एटी डबल जे डबल ए में मुझे न्यू एम्प्लॉइज के हायरिंग कॉस्ट का सिर्फ 30% का डिडक्शन मिलता है, एंड दैट इज फॉर 3 consecutive years। बेसिकली दे वांट टू गिव यू फुल डिडक्शन, but they are not giving you the entire deduction in the current year, they are spreading this deduction in 3 financial years, so that's why 30-30-30। okay, अभी ये जो एम्प्लॉइज होते हैं वो कौन हो सकते हैं? वो एम्प्लॉइज कौन कौन हो सकते हैं? जिनका जिनका इमोल्यूमेंट्स जो है, इमोल्यूमेंट्स, what is the meaning of emoluments? Emoluments are less than 25,000 और up to 25,000, मतलब सैलरी जो भी उनको दिया जाता है वो 25,000 के नीचे होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने काम करना चाहिए इन द कंपनी। इन द कंपनी दे शुड वर्क फॉर इक्वल टू और मोर देन 240 डेज, तो मोर देन 240 डेज, करेक्ट? और एटलीस्ट बोला है ना, तो 240 डेज, इक्वल टू और मोर देन 240 डेज। और अगर तुम लोग एक कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में रहोगे, स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब क्या? अगर कौन सा तुम्हारा सीजनल बिजनेस है, मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल, फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट्स, देन इन दैट केस ये 40 डेज का लिमिट विल बी रिड्यूस टू 150 डेज। मतलब तुम लोग ने वो कंपनी में एटलीस्ट 150 डेज काम किया होना चाहिए, राइट? और उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज अगर न्यू हायर किए, न्यू हायर सब लोगों का नहीं है, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के न्यू हायर होने चाहिए। सो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन कौन है? जिनके इमोल्यूमेंट्स आर अप टू 25, जो इक्वल टू और मोर देन 240 डेज के लिए काम करते हैं इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, और जो आरपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। ये तीन क्या कंसिडर किए जाएंगे? न्यू एम्प्लॉय हायर। इनका जो कॉस्ट होगा उसका 30% का ये साल में मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। सर और एक चीज, मतलब तुम लोगों को विनोद समझ रहा है क्या? विनोद, विनोद क्या बोल रहे हैं? मतलब बड़े लोग जब भी छोटे लोगों को पेमेंट करते हैं तब ये डिडक्शन मिलता है। जब भी टैक्स ऑडिट जिनको एप्लीकेबल होता है, मतलब बड़ा आदमी है वो छोटे लोगों को पेमेंट कर रहा है, तब ये डिडक्शन बेसिकली मिल जाता है। करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। देयर इज वन मोर पॉइंट हियर,
there is a possibility कि one employee joins the company on 1/1/2023. So can I say in financial year 22-23 he is not there in the company for more than 240 or 150 days as the case may be. बराबर. तो 22-23 में डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा. अरे कैसे करेगा वो ज्वाइन ही अगर ये दिन पे किया है तो. बराबर. तो गवर्नमेंट ने बोला था लॉ के अंदर कि जो जो साल में वो एम्प्लॉयमेंट में आता है ना, वही साल में उसको डिडक्शन मिल जाएगा 30% का, उधर से स्टार्ट होगा. तो 22-23 में तो नहीं मिलेगा, बट उसका जो डिडक्शन होगा ना वो उसके नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा. मतलब 23-24 में भले वो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है उसका 23-24 में, बट स्टिल उसको 23-24 में उसका डिडक्शन मिल जाएगा. बराबर. ओके. अभी स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास 100 एम्प्लॉइज ऑलरेडी थे. एलिजिबल एम्प्लॉइज अगर मैंने सिर्फ बात किया तो उसमें से 5 एलिजिबल एम्प्लॉइज मैंने और हायर किए, 50 समझ, और उसमें से 50 एलिजिबल एम्प्लॉइज निकल भी गए. सो एंड में मेरे पास कितने एलिजिबल एम्प्लॉइज है? एंड में मेरे पास 100 एलिजिबल एम्प्लॉइज है. सो मेरा एडिशनल कॉस्ट कितना हुआ? 0. व्हाई? बिकॉज जो एलिजिबल एम्प्लॉइज का जो न्यू एडिशन जो हायर हुआ है वो हम लोग ये कंसिडर नहीं करेंगे. हम लोग देखेंगे स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना था और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना था. सिंस इट इज द सेम, देयर इज नो हायरिंग विच हैज डन, ऐसे मानेंगे. अगर मेरा स्टार्ट में 100 है, मैंने हायर किए हैं और 100 और निकल गए 70, तो बचे कितने? 130 बचे. राइट. सो मेरा टोटल एडिशन कितना हुआ है? 100 का नहीं हुआ है, मेरा टोटल एडिशन हुआ है सिर्फ और सिर्फ 30 का. और ये जो स्पेसिफाइड 30 एम्प्लॉइज है उनका जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट का मुझे क्या मिल जाता है? 30% का डिडक्शन ये साल में मिल जाएगा. I hope you are clear with this section of 80JJAA. Next section है which is the most important section which we have, that is section number 80G. 80G के अंदर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लीज सब लोग पूरा पूरा फोकस करो, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले 80G के अंदर देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी. पार्ट नंबर ए के अंदर तुम लोगों को 50% डिडक्शन मिलेंगे, 100% वाले डिडक्शन वाले लोग मिलेंगे. बी के अंदर भी 50% मिलेंगे, 100% मिलेंगे. सर अगर दोनों करना ही था 50-100 तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ मेकिंग ए एंड बी? तो ये जो पार्ट ए एंड पार्ट बी है ना, पार्ट ए के केस में देयर इज नो लिमिट एट ऑल. मतलब अगर तू 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, डोनेशन किया, तो उसका 50% मतलब 35 करोड़ का डिडक्शन तुझे मिल जाएगा. अगर 100% में फॉलो होता है तो 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया या डोनेशन किया तो 70 करोड़ का तुझे डिडक्शन मिल जाएगा. ये ए के केस पे ये लिमिट है, दैट इज विदाउट एनी लिमिट दिस परसेंटेज. बट बी के केस में 70 करोड़ का अगर मैंने इन्वेस्टमेंट डोनेशन किया होगा उसका 50% करेंगे विच कम्स टू 35 करोड़ और सम लिमिट विच एवर इज लोअर. ये ऐसा है. तो जो भी डिडक्शन का 50% आएगा उस पर भी लिमिट लगता है, 100% का भी सेम. ठीक है. तो पार्ट ए सबसे पहले, पार्ट ए आया तो सबसे बेस्ट है. पार्ट ए आया तो पार्ट ए में क्या लिखा है? अगर तुम लोग ने इन्वेस्ट किया, डोनेट किया है टू पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, तो तुझे 50% अनलिमिटेड मतलब 50% का फ्लैट तुझे क्या मिल जाएगा? डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा. अंडरस्टैंडिंग. मैं दूसरा बात करता हूं, जिधर जिधर नेशनल नेशनल नेशनल, पीएम पीएम, सीएम सीएम, जिला, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, फंड फॉर आर्मी, बाद में पीएम केयर्स फंड, ये तुम लोगों को देख के ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो है वो 100% वाले लोग हैं. करेक्ट है. तो 50% फ्लैट 50% मिलेगा, 100% फ्लैट 100% मिलेगा. मेन पॉइंट अभी तुम लोगों को मैं मेरा स्टोरी बोलता हूं. एक है अमित, एक है सुमित और एक है चमित. अभी अमित को घर पे काम करना होता है और उनका घर बहुत छोटा होता है. राइट. अमित को घर पे काम करना है इधर, पर यार घर बहुत छोटा होता है. तो इसके वजह से सुमित और चमित बोलते ठीक है अमित, यू फॉलो योर पैशन, नो प्रॉब्लम, वी विल मूव आउट ऑफ द हाउस. वो लोग क्या होता है घर के बाहर जाते हैं और अलग अलग रहना पसंद करते हैं, बिकॉज मेरे करियर के बारे में दे आर थिंकिंग. बराबर. हम कौन है मालूम है? हम लोग है सिंधी लोग है, सिंधी. सिंधी मतलब माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी. ठीक है. सिंधी का माइनॉरिटी ऐसा. सो अमित तो किधर रह रहा है? अमित तो घर पे रह रहा है, हाउस में. सुमित जो है ना, सुमित बोलता है कि मैं चमित के साथ नहीं रहूंगा. सुमित बोलता है मैं चमित के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो सीधा जाके टेंपल में रहने वाला हूं.
अभी चमित बोलता है भाई सुमित टेम्पल में है, सुमित के साथ नहीं रहने का, एक काम करते हैं, टेम्पल के बाजू में एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, टेम्पल के बाजू में एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक काम करते हैं हम लोग एक चैरिटेबल ट्रस्ट में जाके रहते हैं, बराबर। तो ये मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये पॉइंट्स तुम लोगों को याद रखने हैं, बिकॉज ये स्टोरी बिल्ड होती है ये पॉइंट पे। देखो अगर एनी डोनेशन रिलेटेड टू हाउस, ऐसे किधर हाउस दिखा ना, डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट, डोनेशन टू टेम्पल का रेनोवेशन एंड रिपेयर, या चैरिटेबल ट्रस्ट का अगर तूने कुछ डोनेशन देखा, या माइनॉरिटी किधर तुम लोग ने वर्ड देखा, समझ जाना कि भाई दे आर टॉकिंग अबाउट 50% डिडक्शन। दिस इज बेसिकली अ स्टोरी ऑफ 50%। हाउस, टेम्पल, ट्रस्ट, माइनॉरिटी, किधर भी ये वर्ड्स दिखे समझ जाना ये पार्ट बी का बात कर रहे हैं, वो भी विद 50%। तुम लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि मेरी जो फैमिली है ना, फैमिली मतलब मम्मी पापा दोनों, मेरे फैमिली जो है वो ओलंपिक्स में खेले हुए हैं, ओलंपिक्स में। तुम लोगों को मालूम था कि ये, मुझे भी मालूम नहीं था, बिकॉज मैं भी अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे अभी मालूम पड़ा कि फैमिली जो है ना ओलंपिक्स में खेले हुए हैं। और मैंने उनको पूछा आपकी जो सक्सेस का है वो राज क्या है, उन्होंने बोला कि भाई मैं एक ही हम लोग करते थे, जो भी खेलते थे ना तभी हम लोग 100% देते थे, हमारा हम लोग क्या देते थे, 100% देते थे। नाउ ये भी एक स्टोरी का पार्ट है। देखो फैमिली ओलंपिक्स मतलब डोनेशन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग किधर भी आया समझ जाना कि भाई फैमिली ओलंपिक्स में 100% देते हैं। तो 100% के लिए मैंने ये बोला था। ओलंपिक्स मतलब क्या, डोनेशन बाय द कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर एसोसिएशन, इसके लिए भी लिमिट कितना आएगा, 100% आएगा। एकदम बराबर है, परफेक्ट एकदम। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ इसका हाउ टू आइडेंटिफाई द टोटल अमाउंट ऑफ डोनेशन, ये डोनेशन कैसे आइडेंटिफाई करें ये बेसिकली हम लोग अभी देख रहे हैं। सब लोग फुल फोकस करना ये पॉइंट पे, ठीक है। लिमिट फॉर एलिजिबल डोनेशन, सबसे पहला पॉइंट, लिमिट फॉर एलिजिबल डोनेशन मतलब क्या, जो भी तुम्हारा पार्ट बी का टोटल अमाउंट है, टोटल डोनेशन ऑफ पार्ट बी, यू डू नॉट अप्लाई 50% 100%, पार्ट बी का टोटल अमाउंट ले लो, टोटल डोनेशन वो इधर लिख दो। भाई 50 एंड 100 टोटल मिला के मैंने कुछ खर्चा किया है, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। वो अमाउंट जो होगा, दिस इज गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। एडजस्टेड टोटल इनकम, टोटल डोनेशन एज पर पार्ट बी, और 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, इधर तक मुझे क्या मिलेगा, एलिजिबल डिडक्शन मिलेगा। दिस इज माई एलिजिबल डिडक्शन, बराबर है। द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, सेम एज प्रीवियस टाइम हम लोग जो डिस्कस किया था वो, व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम, टोटल इनकम निकालो जीटीआई, उसमें से स्पेशल इनकम्स माइनस करो, यू विल गेट एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो, हम लोग ने सबसे पहले किया डोनेशन एज पर पार्ट बी ऐड कर दिया, वो रिस्ट्रिक्ट किधर से किया, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम से मुझे एक अमाउंट मिला। वो जो अमाउंट मिलेगा अभी कैसे करना है, इधर तुम लोगों को मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। देखो फैमिली प्लानिंग के लिए खर्चा किया, रेनोवेशन ऑफ टेम्पल के लिए खर्चा किया। सब लोग मुझे चैट में बताएंगे कि फैमिली प्लानिंग जो है वो फैमिली प्लानिंग 100% में फॉलो होता है या 50% में फॉलो होता है। फैमिली ओलंपिक्स में था 100% देता था, सो कहने से दिस विल फॉल अंडर 100%। एंड रेनोवेशन टू टेम्पल जो ऊपर का अमित सुमित चमित का स्टोरी था वो कितना आएगा, 50%। सो टोटल मुझे डोनेशन मैंने कितना किया है, 80,000। ये 80,000 का मुझे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है, ओके यही है स्टेप नंबर 1, ऐड करो, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है, रिस्ट्रिक्ट दैट टू द एक्सटेंट ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम का 10%, विच कम्स टू 50,000 रुपीज। विच एवर इज लोअर का स्टेप नंबर 3 निकालो, तो कितना आएगा अमाउंट, 50,000 का। ये जो 50,000 का अमाउंट आया ना दोस्तों, तो सबसे पहला प्रेफरेंस तुम लोग किसको दोगे, मतलब अभी 50,000 तक मुझे डिडक्शन मिल सकता है, अभी हम लोगों को ऊपर के लोगों को डिडक्शन देना है, कौन लोगों को, फैमिली प्लानिंग एंड इधर जो डोनेशन किया था वो। सबसे पहला प्रेफरेंस तुम लोग दोगे 100% कैटेगरी को, मतलब कितना है 100% का, 30,000 के इसको पहला प्रेफरेंस दोगे, मतलब 50,000 में से 100% कैटेगरी को पहला प्रेफरेंस दे दो, यू विल गेट द अमाउंट एज 30,000 रुपीज, बराबर, नो प्रॉब्लम। अभी बाकी का कैसे मिलेगा, अभी इसका पहले निकालो बैलेंसिंग फिगर, मतलब 50,000 में से 30,000 तो यूज हो गया, बैलेंस कितना बचा, 20,000 बैलेंस बचा, और उसका 50% आएगा। लोग क्या गलती करते हैं,
50,000 का 50% लेते हैं, कम्स टू 25,000, और 50 में से 30 बैलेंस बचा, मतलब 20 बचा, तो हम लोग 20 तक का डिडक्शन लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका 50% लेना ही नहीं है। हम लोगों को किसका 50% लेना है? इसके बैलेंस का 50% लेना है, राइट? सो 20,000 का 50% कम्स टू 10,000 रुपीज। सो मुझे अल्टीमेटली डिडक्शन कितना मिल रहा है? 40,000 रुपीज का डिडक्शन मिल रहा है। इस पे इस ये समझाना, अगर तुम लोगों को स्टेप समझने कैसे करना है, देन इन दैट केस तुम लोगों को कौन सा भी क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने सॉल्व किया ना इसके बाद, आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक दैट। अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस इज योर सेक्शन नंबर 80G। 80G के अंदर भी वही है कि अगर डोनेशन तो 2,000 के ऊपर किया तो कैश में तो नहीं चलेगा, कैश में मैक्सिमम 2,000 तो कर सकता है। Okay, last page and last few minutes for today's session, that is, these are my expenditure based deductions. Now we are discussing income based deductions. 4 sections are there: 80 QQB, 80 RRB, 80 TTA and 80 TTB. प्लीज सब लोग फोकस करो। 80 QQB मतलब क्या? 80 QQB मतलब मैं एक ऑथर हूं, ऑथर बुक्स लिखता हूं, और मैं ऑथर जो हूं, वो ऑथर जो बुक्स लिखता हूं उसका मैं कंटेंट एक पब्लिशर को देता हूं, और पब्लिशर को बोलता हूं ये जो कंटेंट है ना पब्लिश कर दो, बुक्स बना के बेच दो करके। ना ये जो बुक्स है, और ओके, ये मैं ऑथर हूं और ये एक पब्लिशर है, बराबर? अभी पब्लिशर मैंने उसको कंटेंट दिया ना, तो पब्लिशर मुझे क्या पे करेगा? रॉयल्टी पे करेगा। ये जो रॉयल्टी होता है ना दोस्तों, ये रॉयल्टी कैन बी ऑफ टू पार्ट्स। वन, ही कैन पे मी लमसम रॉयल्टी। वो बोल रहा है कि भाई ये कंटेंट के लिए 1 करोड़ रुपए आप रखो, अभी पूरा सेल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिशर का, सेल किया नहीं किया ऑथर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लमसम पेमेंट कर दिया मुझे 1 करोड़ रुपए का, ये होता है लमसम रॉयल्टी पेमेंट। आई डोंट केयर हाउ मच अमाउंट ऑफ बुक्स ही सेलिंग, आई डोंट केयर, बराबर? तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गया। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट कैन बी परसेंटेज ऑफ सेल, मतलब परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब क्या? अगर पब्लिशर ने एक बुक 1,000 रुपए का बेचा, इसपे से 35% या 25% वो किसको देगा? ऑथर को देगा। ये दोनों केसेस हो सकते हैं रॉयल्टी के। बट वॉट एवर इट इज, जो भी रॉयल्टी वो पर्सन को मिलता है, ऑथर को, वो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स होता है, माइनस मुझे डिडक्शन मिलता है 80 QQB के अंदर। QQB के अंदर जो डिडक्शन मिलता है, दैट इज whatever will be my eligible royalty, whatever will be my eligible royalty, or 3 lakh rupees, whichever is lower, 3 lakh rupees whichever is lower. So what is my eligible royalty? सबसे पहले मैं बात करता हूं लमसम कितना मिला। लमसम मुझे 1 करोड़ मिला, बराबर है? तो 1 करोड़ मिला तो IFOS के अंदर कहने से 1 करोड़ जाएगा। 1 करोड़ जरा ज्यादा हो गया, मैं इधर लिखता हूं 10 लाख। तो मुझे IFOS में कितना मिला? 10 लाख रुपए। एलिजिबल रॉयल्टी, लमसम जब भी मिलता है ना, एलिजिबल रॉयल्टी इज इक्वल टू वॉट एवर लमसम अमाउंट यू आर रिसीविंग, दैट इज योर एलिजिबल रॉयल्टी, विच मीन्स 10 लाख। सो 10 lakhs और 3 lakhs, विच एवर इज लोअर, विच कम्स टू 3 lakhs। मुझे डिडक्शन कितने का मिला? 3 lakhs का, विच मीन्स मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब रॉयल्टी का टैक्सेबिलिटी कितना आएगा? 7 lakhs। इजी, नो प्रॉब्लम। ये हम लोग ने लमसम का रॉयल्टी का अमाउंट देखा कि भाई एलिजिबल रॉयल्टी कैसे आइडेंटिफाई करता है। अभी हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस का कैसे होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो, से अमित इज एन ऑथर ऑफ अ बुक ऑफ साइंटिफिक नेचर and earns 25% of royalty on sale of such book. सेल ऑफ सच बुक का 25% रॉयल्टी उसको मिलता है ऑफ 10,000 बुक सोल्ड। ठीक है, टोटल कितना कितना पैसा उसको, टोटल सेल कितना हुआ है? 10,000 इंटू 500 पर बुक, मतलब टोटल जो पब्लिशर को पैसा मिला है सेल का, दैट इज 50 lakhs, बराबर? सो 50 lakhs मिला है। सो कैन आई से 50 lakhs मिला है, तो ऑथर का कितना बनता है उसमें से? 25%। कैन समवन टेल मी 50 lakhs का 25% कितना आता है? 50 lakhs का 25% कितना आता है? कैन आई से 12,50,000 आएगा। सो जितना पैसा मिला वो मेरा इनकम बन गया, बराबर? और जो एलिजिबल रॉयल्टी का डिडक्शन मिलता है ना, एलिजिबल रॉयल्टी का डिडक्शन, दे सेड जितना भी रॉयल्टी मिलेगा, वो तुम लोगों को जितना भी मिले, वी विल अलाउ यू एलिजिबल रॉयल्टी एज ओनली 15% ऑफ द टोटल सेल प्राइस। भले तुम लोगों को 25 मिल रहा है, पर डिडक्शन कितने पे मिलेगा? सिर्फ 15% ऑफ योर सेलिंग प्राइस। सो
25% ऑफ रॉयल्टी विल बी माई इनकम, बट डिडक्शन कंप्यूट करते वक्त 50% ऑन 50 lakhs मुझे करना पड़ेगा. सो इट कम्स टू 7,50,000. सो 7,50,000 और 3 lakhs, विच एवर इज लोअर, कम्स टू. सो मेरा टैक्स कितना होगा, ये टैक्सेबल इनकम कितना होगा, 9,50,000. दोस्तों जितना डिटेल में ये चीज में समझा सका उतना मैं तुम लोगों को समझाया है. और एक चीज है, अगर रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया मैंने अगर अर्न किया होगा तो मुझे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाना पड़ेगा विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और एनी टाइम विच इज अलाउड बाय द आरबीआई एज द केस मे बी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ATRRB, दैट इज रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट. पेटेंट होता है ना, पेटेंट, उसका रॉयल्टी का बात कर रहा है. अगर रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट्स का बात किया तो इसमें भी सेम बात आती है, दैट रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, जो भी पेटेंट का पैसा मिलेगा वो पहले IFOS के अंदर टैक्स होगा, और मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन इज गोइंग टू बी जितना भी अमाउंट मिला, एलिजिबल रॉयल्टी मिला, और 3 lakhs विच एवर इज लोअर. अगर मुझे 5 लाख का IFO अमाउंट मिला है तो 5 लाख इधर, डिडक्शन में 5 lakhs और 3 lakhs विच एवर इज लोअर. बस दैट्स इट, ये सिंपल है. सो मेरा टैक्स कितना, टैक्सेबल इनकम कितना होगा, 2 lakhs. सुपर. वो अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में अगर मिला होगा तो 6 months के अंदर अंदर तुम लोगों को लेके आना पड़ेगा. लास्ट के 5 मिनट. ATTTA, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट. देखो, अगर मेरा अभी सब लोग इधर ध्यान देना, इसका रेफरेंस तुम लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस में भी आएगा. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट के केस में जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो पहले IFOS में इनकम करके शो होगा. वो भी इनकम करके शो हुआ, समझ, IFOS के अंदर एज 15,000 रुपीज. बट 15,000 में से मुझे ATTTA का डिडक्शन मिल जाएगा, सॉरी, TTA का डिडक्शन मिल जाएगा, दैट इज अप टू 10,000 रुपीज. सो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 5,000. क्वेश्चन सब लोगों को ये तो समझ में आता है कि ये किसको एप्लीकेबल होता है, बट दिस इज एप्लीकेबल टू रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट. अंडरस्टैंडिंग, ये सब लोगों को एप्लीकेबल होता है. सेविंग्स बैंक अकाउंट विथ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, इस पे थोड़ा फोकस करना. 10,000 सब लोगों को आता है. ओके. एक क्वेश्चन मुझे कल एक स्टूडेंट ने पूछा, सर मुझे FD का इंटरेस्ट मुझे मिला था, मैंने ATTTA का डिडक्शन क्यों नहीं लिया, बिकॉज ATTTA का डिडक्शन मुझे मिलता ही नहीं है अगर मेरा FD का इंटरेस्ट होगा तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल. सो नो डिडक्शन ऑन फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट एंड टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट. अंडरस्टैंडिंग. ओके. देयर इज वन मोर पॉइंट. मुझे अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट से, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट से अगर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिला है तो मुझे, आई एम एलिजिबल फर्स्ट फॉर एग्जम्पशन. आई एम एलिजिबल फर्स्ट फॉर एग्जम्पशन टू द एक्सटेंट ऑफ 3,500 रुपीज. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिला है 18,000 रुपीज. सो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर 18,500 माइनस 3,500 का पहले एग्जाम्पशन लेंगे. वी विल राइट 15,000 एज IFOS, एंड आफ्टर दैट मैं 80. सो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा GTI, ये आएगा 15,000, और 15,000 के बाद मैं 80 TTA का डिडक्शन लूंगा 10,000 का. सो इट विल बी 5,000. सो एग्जाम्पशन पहले माइनस करो, राइट ओनली 15, एंड उसके बाद मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा. अंडरस्टैंडिंग. और अगर वो जॉइंट अकाउंट होगा तो दोनों को 3,500 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा. एक लास्ट सेक्शन है फॉर टुडे, दैट इज गोइंग टू बी ATTTB. ATTTB इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स. नाउ ये जो एप्लीकेबल होता है ना, दिस ATTTB, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज ध्यान दो इधर. ATTTB ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को. ये TTA में नहीं देखा था. ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स को एप्लीकेबल होता है, जो कौन है, सीनियर सिटीजन है. ये सबसे इंपॉर्टेंट. आई नो यू नो द लिमिट ऑफ 50,000, बट आई नो दैट यू कैन गेट कंफ्यूज इन दीज टू पार्ट्स कि वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए. कभी भी तुम लोग वो पॉइंट देखोगे ATTTB का, खुद को एक चीज बताना, वो रेजिडेंट है कि नहीं, सबसे पहले देखना चालू करना, बिकॉज दे कैन प्ले ऑन दिस. बिकॉज पूरे जनता को मालूम है 50,000 लिमिट है.
और इसमें दोस्तों इधर मुझे फिक्स डिपॉजिट का भी डिडक्शन मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट अगर और फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000 रुपीज़ का मुझे डिडक्शन मिल जाता है। इसका मतलब अगर एक सीनियर सिटीज़न रेज़िडेंट है, उसको अगर फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिला है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सबसे पहले वो कुछ जाएगा 75,000 जितना भी इंटरेस्ट हो, उसके बाद मुझे 80 टीटीबी का डिडक्शन मिल जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। सो बेसिकली 25,000 मुझे क्या मिल जाएगा? इनकम माना जाएगा। और एक चीज समझना, हाईलाइट पॉइंट नंबर 2, दैट इज अगर मैंने 80 टीटीबी का डिडक्शन दिया है दोस्तों, तो मुझे 80 टीटीए का डिडक्शन नहीं मिलता है। ये प्लीज प्लीज ये माथे पे लिख के रखना। दूसरा कुछ मत लिखना, ये लिखना 80 टीटीबी का मिलता है तो 80 टीटीए का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड दैट्स इट विथ योर डिडक्शन चैप्टर। पर तुम लोगों को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला हूं, बिकॉज मैं तुम लोगों के साथ पूरा का पूरा एक चीज रिवाइज करने वाला हूं जो अभी हम लोग ने सीखा है। एवरीबडी पे अटमोस्ट अटेंशन नाउ। सब लोग इधर देखेंगे, फुल स्टार्ट टू एंड हम लोग रिवाइज करेंगे वापस। सेक्शन नंबर 80C वाज टॉकिंग अबाउट LIC और वो सब हम लोग ने बात किया था, स्पेसिफाइड लिस्ट का मैक्सिमम 1,50,000। 80CCC इज टॉकिंग अबाउट पेंशन फंड, बराबर। 80CCD1 जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन था, जो पेंशन स्कीम में, सब लोग 80CCD2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, बराबर है। उसके बाद 80CCH बाकी, हाँ बोलता हूँ, 80CCD1B is talking about what? 80CCD1B is talking about extension of 80CCD1 maximum 50,000। उसके बाद बात करते हैं 80CCE is talking about सबका, मतलब 80C CCC CCD1 का मिला के 150, बराबर है। उसके बाद मैं छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ 80CCH। 80CCH इज अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम बेसिकली। अग्निवीर जो होते हैं वो अग्निवीर में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है अग्निपथ स्कीम में, तो अग्निवीर को तो 100% 80CCH1 का डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अगर इन्वेस्ट किया होगा, तो पहले अग्निवीर के हाथ में इनकम करके ऐड हो जाएगा और उसका ही उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ये होता है 80CCH, अग्निपथ स्कीम में इन्वेस्ट किया, ठीक है, चिंतित है। उसके बाद बात करते हैं 80D। 80D हम लोग ने बात किया था मेडिकल प्रीमियम का, सब लोग इधर ध्यान देना। उसके बाद 80D का बात किया था डिपेंडेंट रिलेटिव 75,000 1,25,000। सेक्शन नंबर 80U दैट इज हैंडीकैप्ड, मैं खुद रहूंगा तो। उसके बाद था 80DDB दैट इज स्पेसिफाइड डिसीज का 40,000 1,00,000 रुपीज। उसके बाद 80E का सीरीज चालू होता है, सब लोग इधर। 80E मतलब एजुकेशन लोन 8 consecutive years, लोन कैन बी फॉर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया का एजुकेशन। 80EE दैट इज हाउसिंग लोन। 80EEA दैट इज हाउसिंग लोन 1920 से लेके 3 फाइनेंशियल ईयर के बीच में 1,50,000 मैक्सिमम। 80EEB ईवी का लोन मैक्सिमम 1,50,000। 80G का सीरीज चालू करो। 80G मतलब 80GG दैट इज रेंट। 80GGA दैट इज साइंटिफिक रिसर्च। 80GGB मतलब इंडियन कंपनी जब भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है। 80GGC दैट इज अदर देन इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है। ये होने के बाद बात करते हैं 80JJAA दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? 80JJAA आर टॉकिंग अबाउट अगर कौन से टैक्स ऑडिट जिनको लगता है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को पेमेंट करता है, वो जो जितना कॉस्ट होगा उसका 30%। 80G दैट इज डोनेशन। 80QQB, 80RRB, 80TTA एंड 80TTB। 80QQB 80RRB क्या था? 80QQB रॉयल्टी फॉर बुक्स था एंड 80RRB रॉयल्टी फॉर पेटेंट्स था। सो अल्टीमेटली मैक्सिमम 3 लाख का ही डिडक्शन मिलता है, एलिजिबल रॉयल्टी और 3 lakhs विच एवर इज लोअर। 80TTA का डिडक्शन इज 10,000। 80TTB का डिडक्शन इज मैक्सिमम 50,000। याद रखने के पॉइंट इसमें यह है कि सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स को मिलता है। एंड दैट्स इट विथ टुडे सेशन। आज हम लोग पूरा का पूरा डिडक्शन खत्म किया है। जितना डिटेल में मैं जा सका ये डिडक्शन चैप्टर में उतना डिटेल में जा चुका हूं। आई होप दैट दिस एंटायर रिविजन वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यस, एक चीज तुम लोगों को चाहिए, जैसे ये लेक्चर तुम लोगों के लिए फ्री था, वैसे ही कमेंट करना भी तुम लोगों के लिए फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है और लाइक करना भी फ्री है। अगर कमेंट किया भगवान देखेंगे और तुम लोगों को पास करेंगे, राइट? अगर जेन्युइनली ऑन अ सीरियस नोट अगर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हम लोग अभी परसों मिलने वाले हैं, एंड परसों
वी आर गोइंग टू जो हम लोग ने आई थिंक क्या आईटीसी रजिस्ट्रेशन है, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन भी यही लेवल, यही डेडिकेशन से, यही एंथुजियाज्म से और यही एनर्जी लेवल से हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट टुडे सेशन वाज हेल्पफुल। मैं आज के लिए इतना ही रुकता हूँ एंड हम लोग अभी मिलेंगे परसों। तब तक पढ़ते रहना और गिव योर बेस्ट शॉट इन दीज लास्ट फ्यू डेज। आई एम श्योर दैट जो भी आप मेहनत करोगे उसका फल आपको, वो एक दिन के लिए तुम लोग मेहनत कर रहे हो, याद रखना वो एक दिन अच्छा अगर तुम लोगों को गुज़ारना होगा और आगे के सब दिन अगर अच्छे गुज़ारने होंगे, आज मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया जितना पॉसिबल होगा एंड दैट्स इट यार, बाकी तुम लोग बहुत सही कर रहे हो। ठीक है? सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। चलो आज के लिए तो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग लाइव। ऐसे ही लाइव आते रहना, मज़ा करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।